तो बच्चों डायग्नोसिस के बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे सर्जरी। तो सर्जरी में हम क्या करेंगे, जहां भी आपका कैंसरस टिश्यू है पेशेंट का, उसको पूरा का पूरा जो कैंसरस टिश्यू है, कैंसरस ट्यूमर है, उसको वहां से रिमूव कर देंगे। कर दिया आपने रिमूव। इसके आसपास की जो कुछ नॉर्मल सेल्स है उनको भी हम वहां से रिमूव कर देते हैं। जो एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स होती हैं उनको भी हम वहां से रिमूव कर देते हैं। कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद इसी के साथ हम यूज करते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, हम उस टिश्यू को टारगेट करके वहां पे रेडिएशन डालते हैं। अब ये जो रेडिएशन आप डाल रहे हैं वहां पर, ये रेडिएशन बहुत सारे टाइप की रेडिएशन है जो अपन यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। जैसे एक्सरेज यूज कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी है वो यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, आयोडीन 131 यूज करते हैं। यहां पर आप ध्यान रखना, जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो कोबाल्ट 60 यूज होती है। लेकिन अगर थायराइड कैंसर की बात आए तो थायराइड के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन 131। ये थायराइड के लिए यूज करते हैं मेनली। बाकी मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। अब आप ये जो रेडिएशन डाल रहे हैं वहां पर, ये रेडिएशन क्या कर रही है, थोड़ा सा आप रिकॉल करो। जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा वहां पढ़ा होगा मेटाफेज एनाफेज। तो मेटाफेज एनाफेज में जब सेल डिवाइड होती है, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे जाते हैं, तो स्पिंडल फाइबर उसको अपोजिट पोल पे लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने वहां पर रेडिएशन डाली, वो रेडिएशन क्या करेगी, उन स्पिंडल फाइबर्स को डैमेज कर देगी। जब स्पिंडल फाइबर डैमेज हो जाएंगे तो क्या सेल डिवाइड होगी, क्या नहीं होगी डिवाइड। तो ये काम होता है इनका रेडिएशन का। कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि जो रेडियोथेरेपी है वो सबसे ज्यादा यूजफुल कब होती है। कब होती है, जब सेल रैपिडली डिवाइड होती है तब होती है। और रैपिडली डिवाइड कौन सी सेल होगी, कैंसर सेल। क्लियर। रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के बाद में दिया है यहां पे कीमोथेरेपी। कीमो बोले तो केमिकल, थेरेपी बोले तो ट्रीटमेंट। मतलब यहां पर केमिकल्स की बात होगी। तो होने को तो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं यहां पे, मेथोट्रेक्सेट वगैरह और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेन जो यहां पे आपके दे रखे हैं ये 3 केमिकल, यही आपको याद रखना है, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंड टैक्सोल। तो इनमें से ये जो विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम विंका रोजिया। इसका बॉटनिकल नेम है कैथारंथस रोजियस। ये आपने देखा भी होगा, गार्डन वगैरह में लगा रहता है, सदाबहार, सदाफूली भी बोलते हैं अपन इसको, वो है ये कैथारंथस रोजियस। तो उससे मिलती है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। और जो टैक्सोल है ये भी एक प्लांट से मिलता है, टैक्सस बकाटा। अच्छा, ये जो मेडिसिन हम लोग यूज कर रहे हैं कीमोथेरेपी में, इनका रोल क्या है। रेडिएशन का रोल तो आपने देख लिया, इन मेडिसिन का रोल क्या है। इन मेडिसिन का रोल यह है कि जब सेल डिवाइड हो रही होती है, तो याद करो सेल डिवीजन में जो एस फेज होती है उसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, तो उस डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है ये मेडिसिन, ऐसे सेल डिवीजन को रोकती है। क्लियर। और किसी की अगर आपने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी अगर होती हुई देखी हो, तो इन थेरेपीज के इतने जबरदस्त साइड इफेक्ट आते हैं कि उसकी बॉडी में जबरदस्त वीकनेस आ जाती है, हेयर लॉस होता है, बाल उड़ जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, और जबरदस्त वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। आ रही है मेरी बात समझ। लेकिन ध्यान रहे, ये जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं ये तभी तक रहते हैं जब तक ये थेरेपीज चल रही है, रेडियो और कीमो चल रही है। जब आप इस थेरेपी को बंद करेंगे तो वापस वो पर्सन नॉर्मल हो जाएगा। केवल जब तक ये थेरेपी चलती है तब तक ये इफेक्ट रहता है बॉडी के ऊपर। क्लियर। रेडियो एंड कीमो। कीमोथेरेपी के बाद में एक नाम दिया है यहां पे, इम्यूनोथेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी में ये 2 चीजें मेनली यूज होती है। एक तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसका नाम अभी हमने लिया था थोड़ी देर पहले डायग्नोसिस के अंदर, और दूसरा अल्फा इंटरफेरोन। एक एक करके बात करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसके दोनों यूज मैंने डायग्नोसिस में बता दिए थे आपको कि इसको डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं और ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। तो डायग्नोसिस तो आपने देख ही लिया था। ट्रीटमेंट में मैंने एक बात आपको बताई थी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ हम मेडिसिन अटैच करके ब्लड के अंदर डाल देते हैं। तो ये एंटीबॉडी उस मेडिसिन को लेकर के पर्टिकुलर उसी ऑर्गन पे जाएगी जिसके लिए आपने भेजा है। तो ये तो कीमोथेरेपी में यूज हुई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऐसे ही जब आप रेडियोथेरेपी करते हैं ना, तो उसमें भी ये हेल्प करती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्यों। रेडियोथेरेपी कैसे करोगे आप, पर्टिकुलर उस टिश्यू को टारगेट कैसे करोगे आप, तो उसके लिए पहले आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालोगे बॉडी के अंदर। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जाकर के उस टिश्यू के ऊपर अटैच हो जाएगी, तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ ये टिश्यू है। तो पर्टिकुलर उस टिश्यू को टारगेट करके फिर हम उस पर रेडिएशन डालते हैं। तो रेडियोथेरेपी जो है उसमें भी यूज होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। इसके अलावा एक नाम दिया हुआ है नीचे, अल्फा इंटरफेरॉन। ये मैंने इंटरफेरॉन में आपको बताया था, और वहां मैंने आपको कहा था कि जो अल्फा इंटरफेरॉन है, इट इज अ ट्यूमर डेस्ट्रॉइंग इंटरफेरॉन। ये ट्यूमर को डेस्ट्रॉय करने वाला इंटरफेरॉन होता है, लेकिन ट्यूमर को डायरेक्ट डेस्ट्रॉय नहीं करेगा, इनडायरेक्टली डेस्ट्रॉय करवाता है। इसीलिए अल्फा इंटरफेरॉन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। कैसे, वहां भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं।
जब आपने किसी पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन दिए तो ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, उसके इम्यून रेस्पॉन्स को एनहांस करता है और किलर सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और वो एनके सेल जाकर के उस ट्यूमर सेल को बस करवा देती है। तो वो किलर सेल के थ्रू किल करवाता है उसको, ट्यूमर को। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। बात समझ में आ गई? तो ये अल्फा इंटरफेरॉन की बात अपनी हो गई। अब ये जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आप लोगों ने देखा है, यहां पे 4 कैटेगरी देखी है यहां पे आपने, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। अगर कोई आपको पर्टिकुलर किसी कैंसर का नाम देते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बताओ इसके अंदर इनमें से कौन सी थेरेपी सबसे ज्यादा यूजफुल होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन थेरेपी। किसी एक थेरेपी से काम नहीं चलता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी पड़ती है अपने वहां को। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। ये सारी बातें अपनी कंप्लीट हो गई कैंसर से रिलेटेड। आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी बातें दी हुई है हम साथ में लेकर के चले हैं सबको, लेकिन एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ और दिया हुआ है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पे। वहां पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ कैंसर जो होते हैं उनमें जेनेटिकली टेंडेंसी होती है और उसको हम एज ए प्रिवेंशन यूज कर सकते हैं। जेनेटिकली टेंडेंसी को प्रिवेंशन में कैसे यूज कर सकते हैं, बात को सुनना और समझना आप। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली के अंदर किसी कैंसर की हिस्ट्री चली आ रही है, दादा परदादाओं में भी वो कैंसर था, नीचे फैमिली जनरेशंस में भी आ रहा है। अब उस फैमिली में मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बच्चे का इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही हम उसका जीन का टेस्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर भी, इस जीन के अंदर भी, इसके जीन के अंदर भी उसी कैंसर की टेंडेंसी तो नहीं आ गई है कहीं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हम चेक कर लेते हैं उसमें। उस चेक करने के बाद में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, आपको लग गया कि हां इस बच्चे के जीन में भी उसी कैंसर की टेंडेंसी आ गई है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस कैंसर से रिलेटेड जितने भी कार्सिनोजेंस होते हैं ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट, उनकी लिस्ट बना करके उसके फैमिली मेंबर्स को दे देते हैं। उनको समझा देते हैं कि इस बच्चे को पूरी लाइफ आपको इन चीजों के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। अब आप देखो, अगर वो पूरी लाइफ उन चीजों के, उन कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो बताओ वहां पे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो बचा लिया आपने कैंसर होने से वहां पे। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी की ये लाइन भी आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद फाइनली लास्ट में मैं एक चीज और बता दूं। एक बार क्वेश्चन आया था, आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, टीलोमरेज। अब ये टीलोमरेज की नेचर क्या होती है? ये टीलोमरेज सेल डिवीजन को एनहांस करता है। पहले अपन नॉर्मल सेल डिवीजन की बात करें तो जो हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, तो हमारी सेल्स के अंदर टीलोमरेज इनहिबिटर होते हैं। तो वो जो टीलोमरेज इनहिबिटर होते हैं ना, वो इस टीलोमरेज को एक कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज करवाते हैं, ताकि कंट्रोल्ड मैनर में वो सेल डिवीजन चलता रहे। लेकिन जब कभी म्यूटेशन होता है, जेनेटिक अल्टरेशन होता है, तो ये जो टीलोमरेज इनहिबिटर है ये डैमेज हो जाते हैं। अब आप देखो, अगर ये इनहिबिटर ही अगर डैमेज हो गए तो उसको रोकने वाला कोई है क्या? तो टीलोमरेज का अमाउंट बढ़ने लगता है सेल के अंदर, और जब टीलोमरेज का अमाउंट बढ़ने लगेगा तो सेल रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना, कैंसर सेल के अंदर टीलोमरेज का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। क्लियर? टीलोमरेज एक्टिविटी। इसी के साथ ये कैंसर का मामला यहां पर फिनिश। तो बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आता है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब देखिए, ये जो वर्ड है ना अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है लत लगना, बुरी आदत। यही अब्यूज धीरे धीरे आगे चल के डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिपेंडेंस क्या है? देखिए, जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस का मतलब, एग्जैक्ट मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड हो गई कंप्लीटली। मतलब उस चीज के बिना आपकी बॉडी नहीं रह सकती। ये चीज क्या हो गई? डिपेंडेंस। तो ये जो डिपेंडेंस है, इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। मैंने आपके सामने लिखा है, देखें। एक तो है फिजिकल डिपेंडेंस, या इसको अपन बोलते हैं न्यूरो अडेप्टेशन, एंड सेकेंड वन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और एडिक्शन, या इसी की आगे वाली स्टेज है हैबिचुएशन। क्लियर? दोनों की बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट फिजिकल डिपेंडेंस की बात अपन यहां पे करते हैं। देखो, आप इसको ऐसे समझो फिजिकल डिपेंडेंस को, जैसे मान लीजिए कोई इंसोम्निया का पेशेंट है, उसको नींद नहीं आ रही है। इंसोम्निया बोले तो लैक ऑफ स्लीप। वो डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर ने उसको स्लीपिंग पिल्स लिखी, 3 दिन की स्लीपिंग पिल्स उसने लिखी।
तो 3 दिन तक उसने स्लीपिंग पिल्स खाई, उसको अच्छा लगा। डॉक्टर ने 3 दिन बाद उसको बुलाया था, बंद भी तो करनी थी वो, लेकिन वो गया ही नहीं। और वो जो टैबलेट्स थी उसने अपने हिसाब से रेगुलरली डेली लेना स्टार्ट कर दिया। अब अगर वो स्लीपिंग पिल्स अगर वो डेली लेना शुरू कर दिया उसने, तो आप देखें उसकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर है उस केमिकल के, वो रिसेप्टर उस केमिकल के ऊपर धीरे धीरे डिपेंड होने लगेंगे। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब तक उन रिसेप्टर्स को वो केमिकल नहीं मिलेगा तब तक उसको नींद ही नहीं आएगी। तो बताओ उसकी बॉडी उसके ऊपर डिपेंड हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए हमने इसको बोला फिजिकल डिपेंडेंस। उसका नर्वस सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए हमने बोला न्यूरो अडेप्टेशन। और इतना ही नहीं, देखो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी भी टॉलरेंस लेवल होती है, वो टॉलरेंस लेवल भी फ्लक्चुएट करती है, वो भी बढ़ेगी। तो ये डोज, जो डोज वो ले रहा है, वो लेते लेते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो पर्टिकुलर डोज वो ले रहा है स्लीपिंग पिल्स की, उस डोज से भी उसको नींद नहीं आएगी। अब अगर आपको नींद लानी है तो उसको और हैवी डोज देनी पड़ेगी, तब जाके उसको नींद आएगी। तो उसकी बॉडी उसके ऊपर डिपेंड हो गई, उसका नर्वस सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड हो गया। दैट्स व्हाई हमने इसको बोला फिजिकल डिपेंडेंस और न्यूरो अडेप्टेशन। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ये कंडीशन हो गई किसी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप इस ड्रग का सडनली विड्रॉल कर सकते हैं? क्या कर ही नहीं सकते। अगर आपने सडनली विड्रॉल करने की कोशिश की तो उसकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। कैसे विड्रॉल सिम्टम्स? लाइक एंजाइटी, टेंशन, शैकीनेस, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, हेडेक, टेंशन, ये सारी चीजें मिलेगी आपको इसके अंदर। ये सब कैसा विड्रॉल सिम्टम्स है। आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई ड्रग एडिक्ट होता है, अगर उसको ड्रग नहीं मिलती तो क्या कंडीशन होती है उसके साथ, वो सारे सिम्टम क्या है आपके? विड्रॉल सिम्टम्स। क्लियर? तो आपकी उस पर्सन की बॉडी डिपेंड हो गई, नर्वस सिस्टम डिपेंड हो गया। दैट्स व्हाई हमने इसको बोला फिजिकल डिपेंडेंस और न्यूरो अडेप्टेशन। लेकिन सेकंड कैटेगरी पे आए अपन, सेकंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, या इसी को हम बोलते हैं एडिक्शन और हैबिचुएशन। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, देखो इसमें क्या होता है, पर्सन की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि मैं ये टैबलेट लूंगा तो मैं ये ठीक रहूंगा। होता है बहुत सी बार ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उस थेरेपी को बोलते हैं प्लेसिबो थेरेपी। इस प्लेसिबो थेरेपी में हम क्या करते हैं, प्लेन पिल्स आती है, तो वो जो ओरिजिनल पिल होती है, जो केमिकल होता है जिसके अंदर, उसको आपने हटाया जहां पे पेशेंट ने रखा, उसकी जगह नॉर्मल पिल दे देते हैं उसको खाने के लिए। तो वो नॉर्मल पिल जो प्लेन पिल है, उसको जैसे ही उसने खाया तो उसकी साइकोलॉजी होगी, हाँ मैंने टैबलेट खा ली, अब मैं ठीक हूं। क्लियर? तो उसको बोलते हैं अपन प्लेसिबो थेरेपी। ये जो हैबिचुएशन है, ये जो एडिक्शन हम बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो होती है ना, इसमें विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते हैं। ये आपकी वही जैसे चाय कॉफी की डिपेंडेंस होती है, ये भी क्या है? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। तो वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में आपको विड्रॉल सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। विड्रॉल सिम्टम्स किस में देखने को मिलेंगे आपको? डिपेंडेंस में, फिजिकल डिपेंडेंस में। इज दैट क्लियर? और ये जो फिजिकल डिपेंडेंस है भाई, इन दोनों में से जो मेन डिपेंडेंस है हमारे सामने, जिसकी बात हमको डिटेल में करनी है, वो क्या है? फिजिकल डिपेंडेंस। तो ये फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करवाने वाली जो ड्रग्स होती हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स बट सम आर फ्रॉम फंजाई। कुछ फंजाई से भी मिलती है, वो हम आगे बात करेंगे। तो वो ड्रग्स कौन कौन सी है, उन्हीं की डिटेल में हमको बात करनी है। देखो 3 कैटेगरी आपके मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में मेनली दे रखी है। आपकी एनसीईआरटी में 3 कैटेगरी, उसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है ओपियोइड, सेकंड कोका एल्केलॉइड कोकेन, और कैनाबिनॉइड्स। ये 3 कैटेगरी दी हुई है। तो इन 3 की तो बात करनी है अपने को, और भी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनकी बात हम यहां पे करेंगे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ड्रग्स। तो बच्चों, डिपेंडेंस कॉज करवाने वाली जो ड्रग्स हैं उनकी कैटेगरी की बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट। यहां पे जो ये ड्रग्स हैं, दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, और दूसरी आती है आपको साइकोडेलिक ड्रग्स। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। देखिए नाम ही आपको बता रहा है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, मतलब ये ड्रग्स जो होती हैं ये किसी भी पर्सन के ब्रेन की एक्टिविटी को या तो डिप्रेस कर देंगी या उसको स्टिमुलेट कर देगी। अब आप देखिए, अगर कोई भी पर्सन की ब्रेन की एक्टिविटी डिप्रेस हो रही है या स्टिमुलेट हो रही है तो उसका मूड चेंज होगा कि नहीं होगा?
दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। क्या बोलते हैं इनको? मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। और ये जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स है, साइकोट्रॉपिक ड्रग है, इसमें आपको दो कैटेगरी मिलेगी। एक तो डिप्रेसेंट बोलते हैं हम, और दूसरी कैटेगरी है आपकी स्टिमुलेंट्स। तो दोनों की बात करते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले डिप्रेसेंट। देखिए डिप्रेसेंट में ये नाम आपने सुने होंगे, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, सेडेटिव हैं, हिप्नोटिक्स हैं एंड ओपियोइड्स हैं। तो जो ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स होती हैं ये किसी भी पर्सन की ओवर मेंटल एक्टिविटी को नॉर्मल कर देती हैं, लेकिन नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी। ऐसे ही जो सेडेटिव्स हैं, सेडेटिव जो नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी होती है उसको स्लो कर देंगे। आ रही है बात समझ में? और जो हिप्नोटिक्स हैं ये आपकी नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी से सीधे स्लीप में लेकर के जाएगी। जो स्लीप कॉजिंग ड्रग्स होती हैं वो होती हैं हिप्नोटिक्स, जैसे बेंजोडाइजेपिन पिल्स वगैरह आती हैं, जैसे हिप्नोटिक की कैटेगरी के अंदर आती है। तो ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव और हिप्नोटिक ये तीनों अल्टर करने वाली ड्रग्स है ब्रेन की एक्टिविटी को। इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके बेंजोडाइजेपिन आती हैं, इसके अलावा बारबिट्रेट्स आते हैं। ये बारबिट्रेट जो यहां पर लिखा हुआ है ना, इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी कोई पर्सन बारबिट्रेट इंटेक करता है तो लेते ही टेम्परेरी यूफोरिया की फीलिंग आती है। यहां पे यूफोरिया बोले तो टेम्परेरी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं यूफोरिया। तो वो यूफोरिया कॉज करेगा ये बारबिट्रेट। इसके बाद जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है ओपियोइड्स। और ये जो ओपियोइड्स हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट, अफीम। तो अफीम का जो प्लांट होता है पेपेवर सोमनीफेरम, उसका जो अनराइप्ड फ्रूट होता है उसके एक्सट्रैक्ट से और उसके जो फ्लावर्स हैं उससे मिलता है ये आपको ओपियोइड्स जितने भी यहां पे नजर आ रहे हैं। तो एग्जांपल लिखे हैं मैंने ओपियोइड्स के आपके सामने। मॉर्फिन आप जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक से, और ये जो मॉर्फिन है ये सीवियर पेन में यूज होती है। जो सर्जिकल पेन होते हैं या विसरल पेन, जो इंटरनल ऑर्गन्स में पेन होते हैं, उन सीवियर पेन में रिलीज होती है ये मॉर्फिन, सॉरी यूज होती है ये मॉर्फिन। इसके साथ दिया है यहां पे कोडीन। तो कोडीन आपकी जो कफ सिरप्स होती है, ग्लाइकोडीन वगैरह, इन कफ सिरप्स के अंदर आती है कोडीन। इसके अलावा यहां पर दिया है हेरोइन। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हेरोइन। ये जो हेरोइन है ये है क्या वो समझें आप। यहां पे ओपियम जो प्लांट है, पॉपी प्लांट, उससे अपने को क्या मिला? मॉर्फिन। अब इस मॉर्फिन का अगर आपने करवा दिया एसिटाइलेशन तो ये बन जाती है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो ये जो यहां पर लिखा है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरोइन। तो हेरोइन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। कोई अगर पूछे तो हेरोइन देखने में कैसी दिखेगी? बिल्कुल व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। आप स्मेल लेंगे तो स्मेल होती नहीं है, ऑर्डरलेस है। और टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में होती है बिटर। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे हेरोइन के लिए? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, और टेस्ट में कैसी होती है? बिटर। क्लियर हेरोइन की बात? अब आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। तो लाइन बिल्कुल करेक्ट है, हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देखें आप। ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, हेरोइन क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अगर हेरोइन की रिएक्शन हम करवा दें HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाएगी डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। और अब इसका कलर व्हाइट नहीं, कैसा हो जाता है? ब्राउन। तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर का ही दूसरा नाम क्या है यहां पे? स्मैक। समझ में आई? लेकिन अगर वो लाइन लिखी हुई है हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, तो वो बिल्कुल करेक्ट लाइन है। तो ये तो बात हुई अपनी ओपियोइड्स की। ये जो ओपियोइड्स जितने भी हैं दीज आर आल्सो नोन एज नार्कोटिक ड्रग्स। इनको नार्कोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। इसकी स्मगलिंग होती है, तस्करी होती है, इसलिए इनको नार्कोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं अपन ओपियोइड्स को। क्लियर यहां तक बात? ये तो डिप्रेसेंट की बात हुई। इसके बाद आते हैं हम स्टिमुलेंट्स। तो नाम ही बता रहा है स्टिमुलेंट, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे। इसमें आती है आपकी कैफीन, कोकेन एंड एम्फेटामाइन। सबसे पहले दिया कैफीन, ये आपकी चाय, कॉफी, कोका कोला, इसके अंदर होती है कैफीन। इसके बाद दिया है कोकेन, अगेन महा इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तो क्या क्या चीजें कोकेन के लिए आपको ध्यान रखनी है वो समझें आप। सबसे पहली बात तो इसका प्लांट नाम ध्यान रखेंगे, इरिथ्रोजाइलम कोका। इट इज जनरली नोन एज कॉक और क्रैक, लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में, कॉक और क्रैक बोलते हैं नॉर्मली। एंड इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। कहां का प्लांट है ये? साउथ अमेरिका का प्लांट है। तो ये तो प्लांट की बात हो गई। इरिथ्रोजाइलम कोका, कॉक और क्रैक, नेटिव टू साउथ अमेरिका।
दूसरी बात, जब भी कोई पर्सन इसको इनटेक करता है तो यहां भी टेम्परेरी यूफोरिया की फीलिंग आती है। यूफोरिया भी मैंने आपको बताया था, टेम्परेरी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो वो यूफोरिया कोकेन भी कॉज करेगी। दूसरी बात, ये जो कोकेन है ये हमारे ब्रेन में, आपने एक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा होगा डोपामिन, तो डोपामिन के सिक्रेशन में इंटरफेयर करेगी। कोई अगर आपसे पूछे कि कोकेन ब्रेन के कौन से न्यूरोट्रांसमीटर में अल्टरेशन करेगी या कम करेगी, उसको इंटरफेयर करेगी, तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को? डोपामिन। तीसरी बात ये कि देखो, कोकेन जनरली हम किस में पढ़ रहे हैं? स्टिमुलेंट में पढ़ रहे हैं। कौन सी कैटेगरी में? स्टिमुलेंट में। लेकिन अगर किसी ने इसकी एक्सेसिव डोज ले ली तो फिर ये हेल्यूसिनेशन कॉज करवा देती है। तो हेल्यूसिनेशन की बात अपन आगे करेंगे, वो कॉज करवा देती है कोकेन। तो कोकेन के लिए क्या क्या बात याद रखनी है, फिर वापस बोल रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका, कोक और क्रैक, नेटिव टू साउथ अमेरिका। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि लेते ही यहां भी टेम्परेरी यूफोरिया की फीलिंग होगी। तीसरी बात, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर में छेड़छाड़ करेगा, इंटरफेयर करेगा? ये डोपामिन के अंदर। चौथी बात यह कि नॉर्मली स्टिमुलेंट है, लेकिन अगर किसी ने एक्सेसिव डोज ले ली तो ये हेल्यूसिनेशन कॉज करवा देगा। क्लियर कोकेन की बात? तो कोकेन के बाद में यहां पर एक नाम दिया है एम्फेटामाइन। ये जो एम्फेटामाइन है, दीज आर पेप पिल्स, या इनको बोलते हैं सुपरमैन पिल्स। अब सुपरमैन पिल्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनको लेते ही, एम्फेटामाइन को लेते ही पर्सन में तीन चीजें होती है। एक तो एम्फेटामाइन लेने के बाद में इसको भूख नहीं लगती, दूसरी बात इसको थकान नहीं होती, फटीग नहीं होगी, और तीसरी बात इसको नींद नहीं आएगी। आ रही है मेरी बात? एंटी स्लीप पिल्स होती हैं ये एम्फेटामाइन्स। और इतना जबरदस्त एक्शन इसका इसलिए होता है क्योंकि आपने एक हार्मोन पढ़ा होगा एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन हार्मोन का ही सिंथेटिक एनालॉग होती है आपकी ये एम्फेटामाइन। क्लियर? तो इसके साथ ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स थी, इनकी बात अपनी कंप्लीट हो गई। साइकोट्रोपिक ड्रग के बाद में सेकंड कैटेगरी आती है अपनी, और वो सेकंड कैटेगरी क्या है? साइकोडेलिक ड्रग्स, या इन्हीं को बोलते हैं विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। अब ये जो साइकोडेलिक ड्रग्स हैं, ये सबकी सब हेल्यूसिनेशन कॉज करवाने वाली ड्रग्स होती हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हेल्यूसिनोजेंस। क्या बोलते हैं इनको हम? हेल्यूसिनोजन। अब ये हेल्यूसिनेशन क्या है? देखें, जो हेल्यूसिनेशन है इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं भ्रम हो गया किसी चीज का, मतलब कुछ है नहीं लेकिन आपको लगेगा कि कुछ है। मतलब आपकी आंखों के सामने अगर एग्जैक्टली हम देखेंगे तो है कुछ नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज दिखाई दे रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो वो है विजुअल हेल्यूसिनेशन। कोई चीज है नहीं, कहीं आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपको सुनाई दे रही है आवाज, दे रही, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। कोई चीज आपके टच नहीं हो रही आप, लेकिन आपको फील हो रहा है कि कोई चीज टच हो रही है, दैट इज टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। मतलब ये कि कोई चीज है नहीं लेकिन आपको लग रहा है कि है, वो चीज क्या है? हेल्यूसिनेशन। तो ये सारी की सारी ड्रग्स हेल्यूसिनेशन कॉज करवा रही है, विजन प्रोड्यूस करवा रही है, इसलिए बोला विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। क्लियर? हेल्यूसिनेशन। तो ये कौन कौन से हेल्यूसिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं? देखो, सबसे पहले बात आती है एलएसडी। एलएसडी बोले तो लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल अमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे तगड़ा हेल्यूसिनोजन, मोस्ट पोटेंट हेल्यूसिनोजन ड्रग कौन सी है, तो वो कौन सी है? एलएसडी। और ये जो एलएसडी है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लेविसेप्स पर्पुरिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जितनी भी ये डिपेंडेंस कॉज करवाने वाली ड्रग्स हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, बट सम आर फ्रॉम फंजाई। तो वो फंजाई से मिलने वाली ये है एलएसडी। ये फंजाई है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया याद करो, राई ऑर्गट, तो ऑर्गट एल्कलॉइड है ये एलएसडी। क्लियर? एलएसडी के साथ वहां पर आपकी एनसीईआरटी में दिया धतूरा, ये भी हेल्यूसिनोजन है। इसके बाद दिया एट्रोपा बेलाडोना। तो देखिए, एट्रोपा बेलाडोना जो है वो हेल्यूसिनोजन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, हमारी प्यूपिल को भी डायलेट कर देता है, इसीलिए इससे आई ड्रॉप बनती है, एट्रोपा बेलाडोना। तो बेलाडोना या एट्रोपिन के नाम से आई ड्रॉप मिलती है मार्केट में, वो है एट्रोपा बेलाडोना। इसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट, कैनाबिनॉइड्स। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, जो भांग का प्लांट होता है, कैनाबिस सटाइवा, उससे मिलते हैं ये कैनाबिनॉइड्स। तो कौन कौन से कैनाबिनॉइड है देखिए आप यहां पे? चरस और हशीश, मैरिजुआना, भांग एंड गांजा। अब ये किस किस से मिल रहे हैं? देखिए, चरस और हशीश जो होता है ये कैनाबिस सटाइवा का जो एक्सट्रैक्ट है उससे बनते हैं। मैरिजुआना की बात करें तो जो फीमेल प्लांट होता है इसका, कैनाबिस सटाइवा का, उस फीमेल प्लांट के फ्लावर्स और लीव्स, उनको ड्राई करके पाउडर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन मैरिजुआना। उसके बाद दिया है आपके भांग। तो भांग में तो कंप्लीट शूट यूज होता है, पूरा का पूरा शूट यूज करते हैं इसके अंदर भांग। और उसके बाद दिया है गांजा।
तो गांजा क्या होता है, कैनाबिस सटाइवा का जो इनफ्लोरेसेंस होता है, उस इनफ्लोरेसेंस को आपने तोड़ा, ड्राई किया, उसका पाउडर बना दिया, उसको बोलते हैं गांजा। क्लियर सारी बात। अब यहां ये जो पूरी की पूरी टेबल आपने पढ़ी है, इसमें 3 चीजें आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ओपियोइड्स, इसमें आपके मॉर्फिन, दूसरा कोका एल्केलॉइड कोकेन, और तीसरा कैनाबिनॉइड्स। आई बात समझ में। अब यहां पर मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड, इन दोनों के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो इनके रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा इनका लेने का मेथड। आई बात समझ में। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले ओपियोइड्स की बात करें तो ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर होते हैं, एक तो हमारे जीआईटी पे मिलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, और दूसरा हमारे सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। 2 जगह पे आपको एक ही रिसेप्टर मिलेंगे ओपियोइड्स के। और इसका जो लेने का मेथड होता है वो होता है स्नफिंग, स्नॉटिंग और इंजेक्टेबल फॉर्म। 2 फॉर्म होती है, एक तो इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज करते हैं इसको, और दूसरा स्नफिंग स्नॉटिंग का मतलब नोज के थ्रू जो खींचते हैं। समझ में आ गई बात। अब कैनाबिनॉइड की बात करें तो कैनाबिनॉइड के जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रिंसिपली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी मिलते हैं, कार्डियक एक्टिविटी को भी ये मॉड्यूलेट करते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो प्रिंसिपली कहां मिलेंगे, ब्रेन में। और दूसरी बात, लेने के मेथड की बात करें तो ये कभी भी इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं आते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स या तो ओरल इंजेक्शन होता है या फिर वही स्नफिंग और स्नॉटिंग नोज के थ्रू। क्लियर कैनाबिनॉइड्स। तो ये टेबल की बात हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आपके मॉड्यूल में देखो आप और एनसीईआरटी में देखो, दोनों जगह पे मॉर्फिन, क्या क्या, एक तो मॉर्फिन और दूसरा कैनाबिनॉइड्स, इन दोनों की स्केलेटल स्ट्रक्चर दे रखी है वहां पर। तो ये दोनों स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर इस पे से। सबसे ज्यादा चांसेस है मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड की स्केलेटल स्ट्रक्चर। एक बार तो आ गया पहले, अब चांसेस है फिर से आने के। तो एक तो स्केलेटल स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसके अलावा जो ये प्लांट्स के डायग्राम यहां पर दिए हुए ना, ये धतूरों का दिया हुआ है, कैनाबिस की पत्ती दी हुई है यहां पे, इसके अलावा ओपीएम का दिया हुआ है। तो ये डायग्राम जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स भी आपको याद रखने हैं। बिफोर लास्ट ईयर नीट में ये धतूरा आ गया, तो कोई सा भी प्लांट इसमें से पूछ सकता है। क्लियर। तो ये अपने ड्रग्स की बात यहां पर कंप्लीट। तो बच्चों नेक्स्ट जो आपके दिया है ड्रग्स के बाद में, वो दिया है एडोलसेंस। तो ये जो एडोलसेंस जो एज होती है, इट इज द एज इन बिटवीन 12 टू 18 ईयर। अब ये जो एडोलसेंस एज होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, इट इज द लिंकिंग ब्रिज इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का लिंकिंग ब्रिज है। तो इस टाइम पीरियड में एडोलसेंस में क्या क्या बातें होती है बॉडी के अंदर, वो आप सुने और समझें। पहली बात तो ये जो एज है एडोलसेंस एज, इसके अंदर बच्चे की बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है रैपिड ग्रोथ। दूसरा, इस टाइम पर बच्चे की बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, और इन हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ही बच्चे का जो मूड होता है, उस मूड में फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग देखने को मिलती है इस एज के अंदर। यही रीजन होता है कि इस एज में बच्चे के डिपेंडेंस की तरफ जाने के चांसेस, रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ये जो एज है, दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल फेज ऑफ द लाइफ। मोस्ट वल्नरेबल फेज, जो कहते हैं ना जीवन की सबसे नाजुक अवस्था, वो होती है ये एडोलसेंस। अब इस एज में बच्चे को डिपेंडेंस की तरफ ले जाने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जो बच्चे को प्रमोट करते हैं, जो डिपेंडेंस की तरफ लेकर के जाते हैं। तो वो क्या क्या फैक्टर है, अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है एडवर्टाइजमेंट, एक्साइटमेंट, एडवेंचर। एडवर्टाइजमेंट, जैसे टीवी वगैरह पे मूवीज में हीरो लोगों को देखते हैं ये स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंकिंग करते हुए, तो फिर दिमाग में ये आती है कि यार जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट, एक्साइटमेंट है। एडवेंचर, एडवेंचर के फॉर्म में अगर कोई एडवेंचर करना है तो वो सोचते हैं कि भाई ये लूंगा तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आती है, एडवेंचर, एडवर्टाइजमेंट, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। तो पहली चीज तो ये है, इनकी वजह से बच्चा प्रमोट होता है उधर की तरफ। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है क्यूरियोसिटी। और ये जो क्यूरियोसिटी होती है वो इस एज में बहुत जबरदस्त होती है। जैसे फैमिली में मान लीजिए कोई फादर है या दादाजी हैं, वो अगर सिगरेट पी रहे हैं घर में,
और बच्चा उनको डेली देख रहा है, सिगरेट पीते हुए या स्मोकिंग करते हुए डेली देख रहा है, तो बच्चे के दिमाग में बार बार एक ही चीज आती है कि यार पापा कर रहे हैं या कोई कर रहा है तो ये अच्छी चीज ही होगी, बुरी चीज क्यों हो सकती है? तो ये चीज की यार पीने से होता क्या है, इसको लेने से, इस ड्रग को लेने से होता क्या है, ये जो क्यूरियोसिटी होती है, इसी के चक्कर में धीरे धीरे बच्चा डिपेंडेंस की तरफ चला जाता है। क्लियर? ये चीज हो गई क्यूरियोसिटी। तीसरी चीज आती है फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे बच्चा कहीं पढ़ रहा है बाहर, अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंस फील कर रहा है कि यार मैं अकेला हूं, मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये चीज होती है ना, ये फैक्टर, ये भी उसको प्रमोट करता है डिपेंडेंस की तरफ। इसके बाद बात आती है पीयर प्रेशर। जो साथ वाले फ्रेंड्स लोग होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, उनका प्रेशर कि यार वो कर रहे हैं, तू नहीं कर सकता यार ये इतनी सी चीज, उस अगर प्रेशर में आ गया वो, तो उसकी वजह से भी वो डिपेंडेंस की तरफ जा सकता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बच्चे को इस एज में डिपेंडेंस की तरफ ले जाने के लिए प्रमोट करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? एडवर्टाइजमेंट, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पीयर प्रेशर। अब ये तो वो फैक्टर थे जो बच्चे को डिपेंडेंस की तरफ ले जाने के लिए प्रमोट कर रहे थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि इस एज में अगर बच्चे को बचाने वाला अगर कोई होता है तो वो है उसकी खुद की विल पावर, जो उसे बचाती है। वरना अगर इन फैक्टर में से एक भी डोमिनेंट हो गया तो बच्चा रास्ता भटक जाता है। क्लियर बात? अरे समझ में आ गई बात? तो ये बात हो गई अपनी एडोलसेंस की। अब एडोलसेंस के जस्ट नीचे जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, वो देखो दिया हुआ है वहां पे डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। और ये वाला पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ मैंने आपको जो ड्रग्स की टेबल पढ़ी थी उससे पहले पढ़ा दिया। थोड़ा सा आप रिकॉल करके देखें। डिपेंडेंस को हमने दो कैटेगरी में पढ़ा था, एक तो फिजिकल डिपेंडेंस, न्यूरो एडेप्टेशन, और दूसरा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, जिसको हमने एडिक्शन बोला था। दोनों लिखे हुए हैं आपके इसके अंदर। तो यहां हमने देखा था जो एडिक्शन था, जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस था, उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम नहीं आ रहे थे। विड्रॉल सिम्टम किसके अंदर आ रहे थे? फिजिकल डिपेंडेंस के अंदर। तो वो विड्रॉल सिम्टम भी यहां पर लिखे हुए हैं आपके, जितने भी मैंने वहां पे बताए थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो विड्रॉल सिम्टम्स याद करें। एंग्जाइटी, टेंशन, शेकीनेस, हेडिंग, ट्रेमर्स, ये स्वेटिंग, ये सारे के सारे क्या है? विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे। क्लियर? आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, अगर कोई ड्रग लेने वाला होता है और उसको ड्रग नहीं मिलती है तो उसकी क्या कंडीशन हो जाती है? वो जितने भी सिम्टम उसकी बॉडी में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। इज दैट क्लियर? तो ये डिपेंडेंस और एडिक्शन वाला पार्ट अपना हो गया। अब आप राइट साइड पे आ जाए मॉड्यूल में, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है जो नेक्स्ट सेक्शन है, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो आगे हम उसकी बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो आपके दिया है वो दिया है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब जब इफेक्ट की बात आती है तो सबसे पहले वहां पे देखो ऊपर ही ऊपर लिखा होगा इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट। देखिए ड्रग्स के इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें तीन नाम वहां पर लिखे हुए हैं, रेकलेस बिहेवियर, वांडलिज्म एंड वायलेंस। ये इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये कि जब भी कोई पर्सन ड्रग का इंटेक करता है तो इंटेक करते ही लेते ही इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट आते हैं। ये रेकलेस बिहेवियर, वांडलिज्म एंड वायलेंस। रेकलेस बिहेवियर की बात करें तो उसमें ऐसा बिहेवियर जनरेट हो जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी। वांडलिज्म बोले तो खून खराबा, बर्बर था। वायलेंस आप जानते ही हैं। तो ये तीनों तो है इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, ये तो ड्रग को लेते ही आ रहे हैं। एक चीज आपने पढ़ी थी विड्रॉल सिम्टम्स, याद करो, पढ़ाए थे मैंने अभी। जो विड्रॉल सिम्टम हमने बताया था, एंग्जाइटी, टेंशन, हेडेक, शेकीनेस, ट्रेम्बलिंग, स्वेटिंग, ये जितने भी विड्रॉल सिम्टम्स है ये तब आ रहे थे जब वो पर्सन उस ड्रग के ऊपर डिपेंड हो गया था, और डिपेंड होने के बाद जब आपने सडनली विड्रॉल किए थे तब आए थे वो विड्रॉल सिम्टम। लेकिन ये जो इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट है ये ड्रग को लेते ही आते हैं इमीडिएट एडवर्स। तो दोनों को सेपरेटली आप ध्यान रखें। क्लियर? तो ये इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट हो गए अपने, रेकलेस बिहेवियर, वांडलिज्म एंड वायलेंस। इसके साथ बात आती है डोजेस की। तो कभी कभी ये जो ड्रग्स है ना, इनकी जो एक्सेसिव डोजेस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये जितनी भी ड्रग्स आपने पढ़ी है, अगर किसी ने इसकी एक्सेसिव डोजेस ले ली तो हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो जाए, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, कार्डियक फेलियर हो जाए, इंटरनल हेमरेज हो जाए, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इतनी खतरनाक होती है इनकी एक्सेसिव डोजेस। फिर डोजेस के साथ साथ कॉम्बिनेशंस की भी बात आती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स। तो कॉम्बिनेशन मतलब ड्रग का किसी दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन।
जैसे अगर अल्कोहल के साथ अपन कॉम्बिनेशन की बात करें तो अल्कोहल के साथ एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। एस्पिरिन आपने पढ़ी थी, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करवा रही थी, और जो अल्कोहल है वो तो खुद अपने आप में गैस्ट्राइटिस कॉज करवाने वाला है। तो अगर उसके साथ किसी ने एस्पिरिन ले ली तो स्टमक में अल्सर नहीं, सीधे परफोरेशन हो जाएंगे। तो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है अल्कोहल और एस्पिरिन का। ऐसे ही अल्कोहल के साथ जैसे बेंजोडाइजिपिन है, बार्ब्यूट्रेट है, ये बार्ब्यूट्रेट आपने पढ़ा था वैसे डिप्रेसेंट है, और अगर अल्कोहल के साथ दे दिया तो वहां पर उसकी डिप्रेसेंट एक्टिविटी इतनी जबरदस्त हो जाती है कि पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो जबरदस्त डेंजरस कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस की बात कर ली अपन ने, कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स हो गए। इसके बाद देखो फार रीचिंग इंप्लीकेशंस की बात आती है कि जो बच्चा डिपेंड हो जाता है या जो भी पर्सन डिपेंड हो जाता है किसी ड्रग के ऊपर, तो फिर उसको किसी भी हालत में वो ड्रग चाहिए। अब होता क्या है, अगर वो ड्रग नहीं मिल पाई या उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हुए तो फिर वो चोरी करने लगता है, स्टीलिंग करने लगता है, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ये सारी चीजें, ये इफेक्ट मिलेंगे आपको किसके अंदर, इसके ड्रग डिपेंडेंस के अंदर। ये फार रीचिंग इंप्लीकेशन है जो बाद में मिलेंगे आपको देखने को। इसके बाद इंट्रावीनसली ड्रग्स की हम बात करें, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंट्रावीनसली ड्रग्स लेते हैं। अब वो जो इंट्रावीनसली लेते हैं पूरे ग्रुप में एक साथ लेते हैं, तो एक ही सिरिंज को यूज करते रहते हैं। अब एक सिरिंज में इंजेक्शन भरा, खुद ने यूज कर लिया, उसी में भर के आगे वाले को पास कर दिया, आगे वाले ने भी यूज कर लिया, फिर उसको भर के आगे वाले को पास कर दिया। तो आप देखिए अगर एक ही सिरिंज यूज हो रही है पूरे ग्रुप के अंदर, तो ब्लड से फैलने वाली जितनी भी डिजीजेस हैं, ब्लड से स्प्रेड होने वाली डिजीज हैं, चाहे एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, इनमें से अगर कोई भी डिजीज किसी पर्सन को हुई तो आगे वाले सब के सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जो लोग इंट्रावीनसली ड्रग्स लेते हैं उनमें इन इन्फेक्शंस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होते हैं। क्लियर, इंट्रावीनसली। इसके बाद में नीचे जो इस पैराग्राफ में थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म के जो इफेक्ट होते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं। अब लॉन्ग टर्म के इफेक्ट क्या होते हैं, देखो एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर कोई लॉन्ग टर्म काफी सालों तक यूज कर रहा है तो फिर इसके बॉडी में साइड इफेक्ट आने लगते हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए मेल है, वो मेल काफी सालों से यूज कर रहा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तो फिर मेल की बॉडी में अपोजिट कैरेक्टर आने लग जाते हैं। जैसे पिच ऑफ वॉइस, वो कैसी हो जाएगी, हाई पिच ऑफ वॉइस, आवाज पतली होने लग जाएगी। दूसरी बात, बॉडी पर जो एक्स्ट्रा हेयर्स की ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी, टेस्टिकल्स की साइज छोटे होने लग जाएगी, मसल्स जो है वो वीक होने लग जाएगी, बॉडी पे एक्ने आने लग जाएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर होने लग जाएगा। ये सारे सिम्टम मिलेंगे आपको यहाँ पे, डिप्रेशन में जाने लगेगा धीरे धीरे। ये तो मेल के बताया मैंने आपको। ऐसे ही अगर कोई फीमेल प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रही है इन ड्रग्स को तो फीमेल में भी ऑपोजिट कैरेक्टर आने लगता है। जैसे पिच ऑफ वॉइस, लो पिच ऑफ वॉइस, आवाज भारी होने लग जाएगी, बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर्स की ग्रोथ, बियर्ड मॉस्टर्स वगैरह ये आने लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात, मस्कुलाइजेशन होने लग जाएगा। बाकी एक्ने होंगे, एक्ने और एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, ये तो कॉमन और मेल फीमेल में दोनों में मिलेंगे आपको। क्लियर, ये सारी की सारी बात। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात हम लोगों ने कर ली। अब यहां पर ये जो सब इफेक्ट आपने पढ़े हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपके दिया है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो हम उस पर चलते हैं कि प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे इसका। तो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में पहली चीज यही आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे मेन चीज है प्रिवेंशन। अब इसमें है क्या, देखो आपने कुछ फैक्टर ऐसे देखे थे जो बच्चे को इस एज में डिपेंडेंस की तरफ लेकर के जा रहे थे। याद करो, एडवर्टाइजमेंट, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, पीयर प्रेशर, ये सारे फैक्टर तो वो थे जो बच्चे को इस एज में डिपेंडेंस की तरफ लेकर के जा रहे थे। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं उधर ले जाने के लिए, वो सेफ्टी गार्ड की तरह काम करते हैं। तो वो सेफ्टी गार्ड क्या क्या है, नेक्स्ट पेज पलटो आपके पेज में, नेक्स्ट पेज पर कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे पॉइंट्स। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वहां पे अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। सेकंड लिखा हुआ है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। उसके बाद लिखा हुआ है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर। उसके बाद लिखा हुआ है लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और लास्ट में लिखा हुआ है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। एक एक करके बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात आती है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर।
मतलब ये कि इस एज में बच्चे के ऊपर बिना बात का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो बच्चे की इनबिल्ट जो क्वालिटी है उसको बाहर आने देना चाहिए, अपनी चीजें थोपनी नहीं चाहिए उसके ऊपर। भाई होता ना, वो देखा होगा ना आपने 3 इडियट, बोलते लता मंगेशकर को अगर क्रिकेट खेलने को बोलते तो वो कहां होती आज, और अगर सचिन को बोलते कि तू गाना गा तो वो कहां होता आज। तो बच्चे की इनबिल्ट जो क्वालिटी होती है ना उसको बाहर आने देनी चाहिए, अपनी चीजें थोपनी नहीं चाहिए उसके ऊपर। तो ये चीज क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। दूसरी बात, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। देखो एजुकेशन तो इस एज में सबकी होती है, अपनी जगह हो तो, लेकिन मेन चीज है काउंसलिंग। और काउंसलिंग 2 ही पर्सन कर सकते हैं, या तो पेरेंट या टीचर। तो प्रॉपर काउंसलिंग इस एज में जरूरी होती है बच्चे की, उसको समझाना पड़ता है कि क्या सही है और क्या सही गलत है। और ये जो सब कुछ हो रहा है इस एज में, ये तेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है इस एज में, नॉर्मल चीज है ये बातें इसको समझानी पड़ती है इस एज में। तो ये काउंसलिंग का पार्ट हो गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट और पीयर। भाई अगर बच्चा ठीक है डिपेंडेंस में अगर फंस भी रहा है तो वो हेल्प किससे मांगेगा, पेरेंट्स से मांगेगा, पीयर से मांगेगा। तो जो फ्रेंड्स लोग होते हैं उनका भी ये ड्यूटी होती है कि अगर उनको पता पड़ रहा है कि अपना फ्रेंड कहीं उलझ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन या तो किसको दे दे, पेरेंट को दे दे या टीचर को दे दे। और पेरेंट और टीचर उनको भी ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि बच्चा डिपेंडेंस में फंस रहा है। तो उसके जो डेंजर साइन आते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए। ये है लुकिंग फॉर डेंजर साइन। डेंजर साइन का मतलब ये कि अगर बच्चा फंस रहा होगा डिपेंडेंस में तो पहली बात तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप आउट होने लग जाएगी, पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो। दूसरी बात, प्रॉपर हाइजीन खराब कर लेगा, नहाएगा धोएगा नहीं। दूसरा, लोनलीनेस आ जाएगी उसके अंदर, अकेला रहेगा सबसे, क्योंकि नशा करना है उसको तो सबके बीच में नहीं आएगा, वो अलग से पड़ा रहेगा। तो ये सारे डेंजर साइन है जिनको पता होना चाहिए आपको, इससे आप पता लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो प्रॉपर सिकिंग करोगे आप, ढूंढोगे तो फाइनली आपको पता पड़ जाएगा कि बच्चा किस चीज के ऊपर डिपेंड हुआ है। और अगर वो डिपेंड हो गया है तो फिर फाइनली अपन हेल्प लेते हैं किसकी, प्रोफेशनल हेल्प या मेडिकल हेल्प लेते हैं अपन। तो मेडिकल हेल्प में क्या करते हैं अपन, बच्चे को अगर वो डिपेंडेंस में फंस गया, कहीं भी किसी भी चीज की डिपेंडेंस है, स्मोकिंग है, एल्कोहलिज्म है, मॉर्फिन है, कोकेन है, तो फाइनली उसको हम भेज देते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर। और रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर वहां पर ट्रीटमेंट करवा के धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंस को क्या करवा देते हैं अपन, खत्म करवा देते हैं। क्लियर बात? तो ये सारी प्रिवेंशन की बात हो गई। ये अभी तक जितनी भी बातें मैं आपके सामने बोल रहा था ये सारे पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, सब एनसीईआरटी बोल रहा हूं मैं यहां पे। आ रही है बात समझ में? अब इसके आगे वाला जो पोर्शन है, नेक्स्ट सेक्शन जो अपना आता है वो है स्मोकिंग।